आज हम लोग 10वीं वर्ग का जो केमिस्ट्री के रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण नामक पाठ का भाग 1 पढ़े हुए थे, उसमें जो कुछ बाकी था उसको भाग 2 के रूप में आज पढ़ेंगे। और यहाँ तक बात हो चुकी थी वैद्युत अपघटन, वैद्युत वियोजन से हम लोग को फिर पढ़ना है। तो वैद्युत वियोजन जैसा इसमें नाम है वैसा ही इसकी परिभाषाएं हैं और वैसे ही इसके कार्य भी हैं। वैद्युत अर्थात विद्युत, वैद्युत अर्थात विद्युत और वियोजन का मतलब टूटना। पहले से मालूम है आप लोग को वियोजन अभिक्रिया, संयोजन मतलब टूटना और वियोजन मतलब टूटना। ठीक है, तो विद्युत द्वारा, ठीक है ना, जब किसी रसायनों को तोड़ा जाता है तो वह क्या कहलाता है? विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन या वैद्युत वियोजन या वैद्युत अपघटन कहलाता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करके होने वाला वियोजन शॉर्ट फॉर्म में क्या कहलाता है? विद्युत वियोजन या वैद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, किसी को दिक्कत? जैसे कि H2O जल है लिक्विड के रूप में, जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाती है, दो परख नली लगा करके जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो H2 गैस के रूप में अलग हो जाता है और O2 गैस के रूप में अलग हो जाता है। जैसे कि एक प्रयोग में आपको दिखाया गया, देखिए बैटरी के माध्यम से 6 वोल्ट की बैटरी के माध्यम से दोनों को जोड़ा जाता है, एक प्लस और एक माइनस से। एक एनोड होता है और एक स्विच होता है, यहाँ पे स्विच दबाइएगा तो इसमें धारा बहने लगेगा, यह कैथोड होगा। एनोड कैथोड, एनोड पर प्लस होता है और कैथोड पर माइनस होता है। ठीक है, अब इसमें जो धारा बहेगा तो क्या होगा, दोनों परख नली जो है जल उसमें होंगे वो विद्युत अपघटन के माध्यम से गैसीय रूप में आ जाएंगे और क्या होगा, ये परख नली में जो चीजें जमा होंगी वह एक तरफ ऑक्सीजन जमा होगी, एनोड पे ऑक्सीजन होगा और कैथोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? आप वीडियो को रोकते हुए ऐसा फोटो बना करके वैद्युत अपघटन का एक उदाहरण ले सकते हैं, या यदि सवाल पूछ दे कोई या किताब में आ जाए कि एक प्रयोग द्वारा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया को समझाएं या प्रयोग द्वारा वैद्युत वियोजन अभिक्रिया को समझाएं, तो आप यही काम करिएगा जो आपको इसमें दिखाया जा रहा है। सबसे पहले इसे भी चित्र को देख लीजिएगा, इसमें प्रयोग सामग्री के रूप में लिख लीजिएगा क्या क्या आपने सामग्री लिया, उसके बाद प्रयोग विधि बनाइएगा। सुन रहे हैं, थोड़ा सा इस पर बात करिएगा। मान लीजिए पहले लिख लीजिएगा प्रयोग सामग्री। ठीक है, प्रयोग सामग्री में आपको क्या क्या लगा है, एक परख नली, दो परख नली, एक जार है, इसको प्लास्टिक जार, प्लास्टिक मग बोलेंगे इसको, यहाँ लिखा ही है, एक प्लास्टिक मग या जार कहिए, फिर दो परख नली, पानी, रबर स्टोवर में जो भी चीजें हैं, कैथोड के रूप में एक परख नली, एनोड के रूप में एक परख नली, ग्रेफाइट रॉड, 6 वोल्ट की बैटरी लेकर के प्रयोग सामग्री में सब बात लिख लेंगे और इत्यादि डाल देंगे लास्ट में, तब लिखेंगे प्रयोग विधि। तो प्रयोग विधि में लिखेंगे कि उपयुक्त सामग्रियों से चित्रानुसार उपकरण सजाया, लिखेंगे उपयुक्त सामग्रियों से चित्रानुसार उपकरण सजाया। और सजाने के बाद जैसे ही हमने कुंजी दबाई वैसे ही जो उसमें जल था उसमें विद्युत क्या होने लगा कि मतलब प्रक्रिया होने लगी, और उस प्रक्रिया के बाद जल में मौजूद जो हाइड्रोजन है वह एनोड परख नली में जल में मौजूद जो ऑक्सीजन है वह एनोड परख नली में जमा होने लगा, और जो मतलब हाइड्रोजन है वह कैथोड परख नली में जमा होने लगा। कुछ देर के बाद हमने देखा कि मतलब ये चीजें कि हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो इस तरह से यह प्रक्रिया वैद्युत अपघटन द्वारा संपादित की जा रही है। इसमें मेन रोल किसका है, बैटरी का। जब तक हम कुंजी नहीं दबाएंगे तब तक कोई दूसरा कार्य इसमें होगा नहीं, निष्क्रिय रहेगा, जैसे ही कुंजी दबाएंगे यह सक्रिय हो जाएगा। किसी को दिक्कत? चलिए समझ गए?
अब हो गया प्रकाश वियोजन। अब इसमें जैसे प्रयोग हुआ है ना, ऐसे ही सभी प्रयोग को करना है। केमिस्ट्री में प्रयोग ऐसे ही करना है, सभी प्रयोगों में प्रयोग सामग्री लिख लेनी है, प्रयोग सामग्री के हिसाब से चित्र बना लेने हैं, और चित्र के हिसाब से प्रयोग विधि में अपनी प्रक्रियाओं को कर देना है, और लास्ट में निष्कर्ष भी क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, समझ बातों को। चलिए, अब प्रकाशीय वियोजन। अब प्रकाश के माध्यम से, उसमें विद्युत के माध्यम से हो रहा था, इसमें प्रकाश के माध्यम से होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, प्रकाशीय वियोजन। जैसे कि 2HCl सॉलिड होता है, सॉलिड मतलब ठोस रूप में होता है, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है इस पर तो Ag अलग चला जाता है और Cl2 अलग हो जाता है। गैस के या Ag जो है या सॉलिड के रूप में प्राप्त होता है, और Cl जो है गैस के रूप में प्राप्त हो जाता है। उसी तरीके से AgBr, इसमें भी करोगे तो Ag अलग ठोस के रूप में और Br जो है गैस के रूप में प्राप्त हो जाएगा। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया के द्वारा होता है। इस अभिक्रिया का प्रयोग जो है अधिक से अधिक श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। श्याम श्वेत का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो होता है, जो पहले निकला करता था, आजकल तो कलर में फोटो निकल रहा है, लेकिन आज भी अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाना चाहता है तो निकल जाता है। आप लोग फोटो वगैरह भी लेते होंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट में फोटो खींचने के लिए आता होगा ऑप्शन कैमरे में। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकालने के लिए प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको दिक्कत अगर कोई पूछ दे कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वो कहना पड़ेगा श्याम श्वेत फोटो निकालने के लिए। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसमें उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है तभी जाकर के वह टूटता है, तो क्या कहलाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। आगे देखते हैं तो नहीं, ऊष्मा शोषी को पहले क्लियर किया जाए। इसमें ऊष्मा शोषी का उदाहरण नहीं दे रखा। विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है। क्या कहलाता है, विस्थापन। जैसे कि हमने आपको विस्थापन के बारे में इसके पहले वीडियो में ही बताया था। जैसे कि Fe जो है वह Cu को हटा करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और Cu उसके बाहर चला जाता है। मतलब Fe अधिक क्रियाशील धातु है तो कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, इसको एक प्रयोग द्वारा आप देख सकते हैं। वही काम एक प्रयोग द्वारा आप विस्थापन अभिक्रिया को यहाँ पर समझ सकते हैं। यह जो विलयन है, CuSO4 का विलयन है। एक जो यहाँ पे क्या है कि जो लोहे की कील है, ठीक है, और एक तांबे की कील है। सॉरी नहीं, CuSO4 का विलयन है, कॉपर सल्फेट। दोनों जो है लोहे की ही कील है। तो इसमें डालिएगा तो क्या होगा कि लोहा पर आकर के कॉपर सल्फेट मिल जाएगा और फिर कॉपर जो है अलग हो जाएगा। तो यह विस्थापन अभिक्रिया का रूप आपको दिखाया जा रहा है। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर परत आकर क्या हो जाएगी, जम जाएगी। CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो जाएगा। लोहा चला जाएगा कहाँ, मतलब सल्फेट के साथ मिल जाएगा और फेरस सल्फेट का निर्माण करेगा और जो कॉपर होगी वो अलग हो जाएगी। उसी प्रकार Zn के साथ भी यही अभिक्रिया होती है और यही प्रक्रिया वहां भी होती है। वह भी क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और Zn अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। किसी को दिक्कत? चलिए, अब आगे द्विविस्थापन, और उसमें एक एक तत्व विस्थापित हो रहे थे, अब इस यहाँ पर दो दो तत्व विस्थापित होंगे। जैसे कि यानी Ba के पास आ जाएगा और Ba यानी के पास आ जाएगा, यह कहलाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेरियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच बात विचार हो रही है। बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये उधर चला गया और ये इधर चला गया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच के आयनों के आदान प्रदान से होता है। बेरियम सल्फेट सब आपका हो गया। अब आ गया उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, जो इस पाठ का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, क्या कहलाता है, उपचयन। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है
ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन कम होता है तो क्या कहलाता है? उपचयन। CO2 O2 की वृद्धि हुई, O की वृद्धि हुई, ठीक है, और यह हाइड्रोजन का क्या हो गया? हाथ से हो गया क्योंकि ये जल वाष्प बन करके उड़ गया, CO से प्राप्त हुआ। जिस अभिक्रिया में क्या हो? ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का हाथ से हो उसे क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन कहते हैं उसको, ठीक है। आई दोनों उपचयन और अपचयन दोनों मिला दिया जाता है तो रेडॉक्स बन जाता है, ठीक है। और सिर्फ इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। उपचयन को ऑक्सीकरण और अपचयन को अवकरण भी कहा जाता है। और जिसके माध्यम से ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसको ऑक्सीकारक, और जिसके माध्यम से अवकरण की अभिक्रिया होती है उसको अकारक कहा जाता है। हालांकि ये भी आएगा इसमें बीच में, देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की हाथ से होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है वो क्या कहलाता है? अपचयन। जैसे कि इसमें है Cu है, यहाँ पे O अपचयित हो गया, H जो है उपचयित हो गया, H का हाथ से हो गया और O का भी, O यहाँ पे हाथ से हो गया और H में वृद्धि हो गया, तो क्या हुआ? अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड, कॉपर भी अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन अपचयित होकर के जल बन जाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा उपचयन, अपचयन तथा उपचयन दोनों ही हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया होती है कहते हैं, ठीक है। अब दैनिक जीवन में इसका उपयोग, संक्षारण। दैनिक जीवन में क्या होता है? संक्षारण जो सबसे मेन पॉइंट है, जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता या अम्ल को पा करके क्या होता है उसमें धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है। जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता या अम्ल पा करके उसकी ऊपरी परत कमजोर, जैसे कि लोहे में मूर्छा पकड़ लेता है या पीतल के बर्तन में हरा हरा रंग हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? संक्षारण। मतलब उसका मतलब खराब हो रहा है, धातु क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत जमना, तांबे के ऊपर हरी परत जमना, ये सब संक्षारण के उदाहरण है। इसको कैसे दूर किया जाता है? तो ये शब्द लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके, लोहे को पेंट कर दीजिए, उस पर लेप लगा दीजिए या विद्युत के माध्यम से लेप लगा लीजिए, और सब इससे संक्षारण से इसको बचाया जा सकता है। आगे है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब जो वसायुक्त या मतलब वसा या तेलीय खाद्य पदार्थ हम लोग बनाते हैं, जैसे कि जो खाना बनता है, सब्जी चावल वगैरह जो कुछ भी बनता है या चिप्स वगैरह जो भी चीजें बनती हैं, वे चीजें हवा के संपर्क में जब आ जाती हैं वो उनका स्वाद और गंध खराब हो जाता है, अर्थात वह विकृत गंधिता कहलाता है, अर्थात वो भोजन खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, ठीक है। विकृत गंधिता के उपाय, विकृत गंधिता को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। ये विकृत गंधिता रोकने के उपाय, विकृत गंधिता को कैसे रोका जाए, मतलब भोजन को खराब होने से कैसे रोका जा सकता है, तो प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, मतलब उसमें जिससे वो खराब होता है उस चीज का क्या है कि वह चीज वहां पे नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप चिप्स लेते हैं तो चिप्स को थैली में रखा जाता है तो वहां दूसरा हवा नाइट्रोजन मतलब वगैरह गैस भरा जाता है कि वो जल्दी से खराब नहीं हो। यह सवाल बन जाएगा कि चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, तो आप यही जवाब दीजिएगा कि उसको विकृत गंधिता से बचाने के लिए, ठीक है। या अगर अचार वगैरह घर में बनता है या जो भी वस्तुएं मतलब जो अधिक दिनों तक टिकाऊ रखने के लिए उसमें तेल या वगैरह और से मसाला ही डाले जाते हैं जो ऑक्सीकारक का रूप होते हैं, ऑक्सीकारक का रोल निभाते हैं। वायु रोधी बर्तन में रख करके जहाँ वायु संपर्क में नहीं आए, ऐसे जैसे कि शीशे के बर्तन में ढक्कन को बंद करके रखा जाता है कि हवा उसमें संपर्क में नहीं आए, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर करके, ठीक है। और शीतलन द्वारा, शीतलन मतलब ठंडा करके फ्रिज में रख करके, मतलब फ्रीजिंग जिसको बोलते हैं, फ्रिज में रख करके ठंडा करके जो है किया सकता है। अब इसमें थोड़ा बहुत जो चीजें बची होंगी वह किताब से आप पढ़िएगा, और फिर भी यदि आपको दिक्कत हुआ तो उस मतलब किताब का भी नोट्स बना करके हम लोग संपर्क